हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्लास 6 के लिए हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है 2024। आज हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे रेडी रहेंगे इसके लिए। ये जो क्लास 6 के लिए आपका पेपर है, अब ये जान लेते हैं इसके लिए कितने मार्क्स का रहता है। ये टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। जिसमें सिर्फ आपके 50 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। पेपर तो ये 300 मार्क्स का है, लेकिन ये मैंने बताया मैथमेटिक्स पोर्शन का, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 150 मार्क्स रहेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे वो जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी बच्चे पेन पेंसिल लेके बैठे, जिससे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद भी सोल्व करके देखिएगा और यहाँ पे भी करेंगे ही हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहा है तुमने। 2.6 किलोग्राम है प्लस 3 किलोग्राम और 700 ग्राम है। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो आंसर कैसे निकालेंगे हम। हमें किलोग्राम की चीज दे रखी है ये वाली, और ये जो दे रखा है ग्राम में। तो आपको इसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। रिपीट करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दिखेगा 2.6 किलोग्राम है, तो 2.6 किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2.6 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.6 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएंगे? 26 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। कितने ग्राम आ चुका? अब इस सिर्फ आई है इसकी वैल्यू। अभी ये वाला भी है 3 किलो 700 ग्राम। तो 3 किलो को कैसे लिखेंगे? 3 किलो को लिखेंगे 1 किलो 1000 ग्राम, तो 3 किलो 3000 ग्राम। क्लियर है? ठीक है। अब ये 700 ग्राम को 700 ग्राम ही लिखेंगे। आप लिख लीजिएगा 700 ग्राम्स। अब ये ओवरऑल कितना हो गया वेट देखते हैं। तो इन तीनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये 2600 यानी कि 2600, 3000 और 700 को। तो आइए इसको ऐड करके देखते हैं कैसे करेंगे। 2600, 300 और ये वाला 0, 3000 हो चुका। अब 700। अब ये क्या ध्यान रखना है कि 0 0 0, ये तो 0 कर दोगे आप, ये वाला भी 0 कर दोगे, लेकिन यहाँ पे 6 और 7 है, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। और 13 में 0 को जोड़ेंगे वो 0 ही रहेगा, 1 जाएगा कैरी पे। 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल? ओवरऑल आ जाएगा बच्चा ये 6300 ग्राम। अच्छा, ये तो ग्राम में ही आया है, क्या हमें आंसर इतना ही चाहिए था? नहीं। तो ये देखिएगा, अब 6300 को हम इस तरह से कर सकते हैं क्या? देखना, आंसर आ चुका हमारा 6300 ग्राम। ठीक है। अब हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। क्योंकि छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं ना, ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स चला जाएगा? 6 टाइम्स। 6000 आ जाएगा, 300 बच जाएगा। जो ये बचा है ये तो क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। और जो ये एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो चुका, तो ये क्या आ जाएगा? किलो में आ जाएगा। यानी कि 6 kg 300 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट। अब इस सिर्फ आपको समझ बिठानी है, और क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी जल्दी भी होंगे इसके, अगर एक बार आप समझ गए। चलिए, तो इसीलिए फायदा यही है कि हम हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चले। ठीक है, स्पीड अभी मायने नहीं रखती है, अभी समझना मायने रखता है। इसलिए पेशेंस सबसे जरूरी है इस चीज में। किसी भी एग्जाम के लिए पेशेंस सबसे आवश्यक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, द साइड ऑफ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड किया कहा गया इसमें? वो साइड बताइए क्यूब की जो फॉर्म हुई है। किससे फॉर्म हुई है? किसी एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके। अगर किसी क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम क्यूब बना रहे हैं, और क्यूब की हमें क्या पूछ लिया? साइड पूछ लिया। तो उसमें कॉमन क्या चीज रहेगा? जितना पिघला है वो, उतना ही दूसरा भी रहेगा, उतना ही तो बनेगा दूसरी शेप पे। यानी कि जो वॉल्यूम क्यूब की है और क्यूबॉइड की है,
वो सेम रहेगी। क्यूब तो हमने बनाया है, किससे बनाया है, क्यूबॉइड से बनाया है उसको मेल्ट करके। तो देखिएगा इसमें दोनों चीजों में क्या चीज सेम रहेंगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्यूब वो होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। इस तरह का बॉक्स जिसमें लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी सेम रहे, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रहे। अगर ये अलग अलग हो जाए तीनों तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर ये सेम बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, इसको मान लेते हैं क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें लेंथ एल से लिख दिया, बी ब्रेथ लिख दिया, एच हाइट लिख दिया। तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार याद रखेंगे, सभी बच्चे रिपीट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, अच्छा देखिएगा क्यूब में लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी। तो यानी कि अगर इसको साइड माने तो दूसरी भी साइड होगी और तीसरी भी साइड होगी। यानी कि साइड का 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि साइड का क्यूब कर रहे हैं हम। और इसमें साइड को बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं साइड को, एच। एच का क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा एच का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा, इस तरह की फॉर्म हमें ये दे रखी है 3 इंटू 8 इंटू 9, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 3 इंटू 8 इंटू 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच का क्यूब आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 इंटू 9, 8 9 72 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, एच का क्यूब। अब ये 216 किसका क्यूब होता है, 36 इंटू 6, सॉरी 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब हो जाएगा ये 36। और 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 3 का 6 3 जा 18, 18 और 3 21। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब। तो आपको क्यूब भी लर्न होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, जिस बच्चे को क्यूब नहीं लर्न है वो कैसे करेगा, उसके लिए भी हम बता देते हैं। तो एच का क्यूब 6 के क्यूब के इक्वल आ गया। अब क्यूब से क्यूब साइन हटा दीजिए तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिल गया कि जो ये एज है यानी कि साइड है इसकी, ये कितनी आ चुकी, 6 आ चुकी। और ये किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में चल रही थी, तो एज भी सेंटीमीटर में आएगी। देखिएगा, जिसको क्यूब नहीं लर्न था वो कैसे करेगा इसको, जिस बच्चे को क्यूब नहीं लर्न हो 216 के प्राइम फैक्टर निकालने स्टार्ट कर देगा। तो हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्यूब स्क्वायर्स और टेबल 20 तक लर्न कर लीजिए, स्क्वायर्स लगभग, और 20 तक कोशिश कीजिएगा क्यूब हो जाए। हालांकि 20 तक नहीं हो तो 15 तक तो मिनिमम होने ही चाहिए, और 20 तक आपके टेबल्स भी लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपका कैलकुलेशन स्टोर करने का तरीका है अगर आप करना चाहें। 2 1 2, अब ये 16 एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 54 टाइम्स, 2 से जाएगा 27 टाइम्स, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। एक पेयर ये बन गया 3 का और एक पेयर ये बन गया 2 का। ध्यान रहे क्यूब में 3 का पेयर बनेगा, तो ये क्या बना है, 2 का क्यूब बना है और 3 का क्यूब बना है। अब इस 2 इंटू 3 लिखेंगे और पावर को कॉमन ले जाएंगे, तो एच इज इक्वल टू में 3 आ चुकी। अच्छा, जब ये एच की पावर 3 है, इक्वल के बाद कोई भी चीज जाती है, जैसे प्लस जाता है इक्वल के बाद माइनस हो जाता है, माइनस जाता है इक्वल के बाद प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल के बाद डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड इक्वल के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता है। इसी तरह से जो स्क्वायर है वो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, और अगर पावर हाफ है इक्वल के बाद जाके वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर पावर 3 है तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। और क्यूब रूट को पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ये 3 इधर था तो इधर आके पावर 1/3 बना लेगा, इससे एक आंसर। तो 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 3 जा 6, तो एच की वैल्यू आ चुकी 6, एच की वैल्यू आ चुकी है 6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब अगला देखते हैं। 8 small cubes each having edge 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 स्मॉल क्यूब है जिसकी एज कितनी है, 2 सेंटीमीटर है।
और उनको इस तरह से अरेंज किया है कि वो एक लार्ज क्यूब बना ले। ठीक है, अब 8 को हमने किस तरह से अरेंज किया है कि वो लार्ज क्यूब बना रहे हैं। तो अब हमें बताना क्या है इसमें, हमें बताना है बच्चे इसमें वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। जो लार्ज क्यूब बनेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये बताना है। कर सकते हैं हम इसको भी, देखिएगा। अब अगर 8 स्मॉल क्यूब ईच हैविंग एड्ज 2 सेंटीमीटर, अगर सभी क्यूब की एड्ज 2 सेंटीमीटर हो जाए, डायग्राम से समझिएगा। एक क्यूब है जिसमें इसकी एज कितनी है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है, और इनको अरेंज कर दिया इस तरीके से कि ये लार्ज क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिएगा एज कितनी है इसकी, 2 है। तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, कितनी आ जाएगी वॉल्यूम इसकी, बताएं। इसकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारी एज का क्यूब। एज कितनी है स्मॉल क्यूब की, अभी तो याद कराया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। एज है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हमें क्या करना है, कितने क्यूब्स हैं वो देखना है। कितने क्यूब बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो एक की वॉल्यूम कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। तो लार्ज क्यूब बने किससे हैं वो बताइएगा। लार्ज क्यूब इन्हीं का ही तो यूज करके बना है, इन छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर वाले का। तो यहाँ पे लिखिएगा लार्ज क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, एक तरीका तो ये है इसका करने का। ये आ जाएगा 8 इंटू 8, ठीक है ना। ये 8 8 जा 64, और 64 सेंटीमीटर किसमें आएंगे, ये क्यूब है यहाँ पे, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो यूनिट का क्यूब करना होता है। तो ये 64 ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस। जो कॉस्ट है 420 ऑरेंजेस की वो कितनी है, वो है ₹522520, यानी कि 2520। ये कोमा इसलिए लगाया है क्योंकि ये वंस टेंस 100 को डिनोट कर रहा है, और फिर अगला 1000 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये बताएं वन की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बताएं। आपको पेपर में स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है कि 420 कॉस्ट की कॉस्ट है कितने, 2520। अब आपको कितना निकालना है, 8 डोजन की कॉस्ट कितनी है। 8 डोजन मतलब 8 इंटू 12, 1 डोजन में 12 होते हैं, तो 8 डोजन में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 12। उसको यहाँ पे x मान लीजिए इतनी होगी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहते हैं ये इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। देखिएगा x इक्वल टू आ जाएगा 42520 इंटू में 8 इंटू में 12 अपॉन में 420। इस तरह से करना पेपर में। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इतना है, तो 1 ऑरेंजेस का कितना होगा ये लिख लेंगे, 2520 अपॉन में कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, कॉस्ट ऑफ 8 डोजन ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 8 डोजन ऑरेंजेस। तो इसके लिए क्या कर देंगे, एक की कीमत पता है और जितने की पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कितना, 8 डोजन के लिए 12 8 जा 96, ये कर देंगे। अच्छा, अब इसको 4 से कैंसिल आउट किया जा सकता है। पहले तो ये देख लीजिएगा, हम इसको 0 से ही कर देते हैं, 0 से 0 को हटा देते हैं, 4 से करने की आवश्यकता नहीं है। 6 7 से कितना होता है, 42, 6 2 से कितना होता है, 12। ठीक है, अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 जा 21, 4 बचा, 7 6 जा 42, तो 36 इंटू 2 बचा। 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। तो 72 इंटू 8 करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ऐसे कर ले, 36 इंटू 8 टू जा 16। अच्छा, आप पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6 6 जा 36 है, तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे 6 यहीं पे है, तो ये आंसर। ठीक है ना, अदरवाइज आप कंप्लीटली भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा
16 6 कितना होगा 96, 9 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 9 कितना आ जाएगा 57, 576 कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, सेम इसी तरीके से है ये भी। 16 बैग्स है जिनकी कॉस्ट कितनी है 1520। अब शॉर्ट में करते हैं बिना स्टेटमेंट के। तो वन बैग की कीमत कितनी हो जाएगी 1520 अपॉन 16। अब हमें कितने की निकालनी है, 3 बैग की कॉस्ट क्या होगी, तो 3 बैग के लिए क्या करेंगे 1520 इंटू 3 अपॉन में 16 कीजिएगा इसको सॉल्व। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 8 जा 32, ये 0 आ चुका। दोबारा 4 से कर देंगे, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 5 जा 20, 95 इंटू 3 आ जाएगा 95 इंटू 3। अब ये 5 3 जा 15, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 285 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। फिलहाल अब अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा, ये जो सिंबल होता है ये वाला इस तरह से स्क्वायर बुक सा बना देते हैं, ये क्या दर्शाता है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है। जब ये एंगल ऐसे बने ना बिल्कुल कभी भी, ये होगा इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़िएगा। विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर आर थ्री राइट एंगल। थ्री राइट एंगल्स का मतलब क्या है बताएं, क्या आप बता सकते हो थ्री राइट एंगल्स का मतलब। देखिएगा, थ्री राइट एंगल का मतलब है, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और थ्री राइट एंगल का मतलब है 3 इंटू 90 यानी कि 270 डिग्री। अब इसमें देख के बताना है कि 270 डिग्री कौन सा हो जाएगा। अच्छा आप डी देखते हो, स्ट्रेट लाइन जब बनती है तब जाके 180 बनता है। तो अब 180 से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इस तरह से शेप होनी चाहिए, तब भी क्या बनेगा 180 से ग्रेटर बनेगा। अच्छा अगर हमारा ये वाला एंगल 90 है कहीं पे, कंप्लीट एंगल किसी भी एक पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट तो 360 हो जाएगा। अब ये बताएं, अगर ये 90 हो जाएगा तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 तो कंप्लीट था, ये पूरा मिला के था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से इस 90 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 270 आएगा। तो आपको पता चल गया 270 सिर्फ वहीं पे होगा जहाँ पे 90 बन रहा होगा, उसके लिए बाहर वाला एंगल क्या होगा 270 होगा। अब इसमें देखिए पहचानिए ऐसा कहाँ कहाँ पे है, ये 90 है तो इसके बाहर वाला क्या हो जाएगा 270, तो ई क्या हो जाएगा आर इक्वल टू थ्री राइट एंगल्स, ई हो चुका है। तो ये है 90, इसमें क्या नहीं लिखा है, ए भी लिखा है बी भी लिखा है, इसको सी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बाकी तो चलिए फिलहाल इतना ही लिख लीजिएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। सॉरी, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, क्योंकि 90 और ये 270 मिलके कितना बना लेंगे 360 बना लेंगे, क्योंकि 90 प्लस 270 ही मिलके क्या बनेगा 360 बनेगा। तो इसलिए सिर्फ बाहर वाला देखना है हमें कि 270 है कि नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये समझ आया कि आपको कि कितना होगा, देखिएगा यहाँ पे 90 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 270, यहाँ पे 90 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 270। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 90 यहाँ पे आ गया, तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो बचे हुए एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ई और सी लिख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। चलिए अब अगला देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन, 26 ज्यादा है एंगल, एंगल क्या है 26 डिग्री ज्यादा है, किससे, किससे ज्यादा है, डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ 146 एंड इसके डिफरेंस से 146 के और 82 के डिफरेंस से 26 ज्यादा है। पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, 14 में से 8 गया 6, प्लस में 26, तो ये 6 और 4 10, कैरी 1, 6 1 7 8 9, तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से 26 ज्यादा है, तो सोल्व करने पे 90 डिग्री आ चुका। अब 90 डिग्री वाला आपको पता होता है राइट एंगल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
33। तो 33 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि दो एंगल्स है किसी भी ट्राइंगल के, वो 40 डिग्री और 50 डिग्री है। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल बताना है उनकी साइड के बेसिस पे कौन सा हो सकता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे ने सोल्व भी कर लिया और किसी को समझ नहीं आया हो, बच्चे तो हर तरह के हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं किस तरीके से, देखिएगा। एक एंगल तो 40 हो जाएगा ट्राइंगल का, दूसरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ट्राइंगल के लिए आपको पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पता होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, जो ये मैं चीजें बता रहा हूँ ना इनको नोट करके लिखिएगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये तीन एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए अब मान लेते हैं ए की वैल्यू 40 है। खुद से अज्यूम कर लीजिए, आप सी को मान सकते थे या ए को मान लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये चीज आपको समझ आ चुकी है जो हमने अलग से बताई है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब समझिएगा, दो एंगल इस पे पहले से ही दे रखे हैं 40 और 50, और तीसरे को मान लेते हैं कि एक्स है। थर्ड एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स है। तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री और तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कंप्लीट मिलके कितना बना है इधर, 90 बना है, इक्वल में चल रहा है 180। तो प्लस वाली चीज अभी बताई थी, इक्वल के बाद आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो यानी कि एक एंगल हमारा इन दोनों से अलावा 90 डिग्री भी हो जाएगा। 90 डिग्री होगा तो मतलब क्या होगा, वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल इसी में ही है। ठीक है, तो ये राइट एंगल के साथ साथ इसके लेंस होगा, इसके लेंस, इसको भी समझते हैं अभी। स्केलेंस क्या होगा, आइसोसेलेस क्या होता है और इक्विलेटरल क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, ट्राइंगल होते हैं तीन टाइप के, ट्राइंगल होते हैं तीन टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला होगा स्केलेंस। स्केलेंस का मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तीन साइड होती है ट्राइंगल में, ए बी सी, एक साइड ए बी, एक होगी बी सी और एक होगी सी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों साइड क्या होंगी, थ्री साइड्स आर डिफरेंट। चलिए इसको तो हमने ऐसे ही बता चुके, तीनों साइड डिफरेंट होगी। अब अगला देख लेते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल बना लीजिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होगा कि टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल होंगी। अच्छा, दो साइड अगर ये वाली साइड इक्वल होगी तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है बात, अगर ये दो साइड इक्वल होंगी तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। तीसरा होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि तीन साइड्स है इसमें, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल थी तो उनके नीचे बनने वाले एंगल भी इक्वल है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड तीनों आपस में इक्वल है तो ये सभी एंगल भी इक्वल है। अच्छा, इक्वल है और टोटल सम 180 है तीनों एंगल का, तो तीन जगह पे डिवाइड हो गए, तो 60 60 60 आ जाएंगे तीनों एंगल, क्योंकि तीनों इक्वल इक्वल है। अब 60 प्लस 60 प्लस 60 का सम 180 हो जाएगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट था। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा 90, एक आ जाएगा 40 और एक आ जाएगा 50। अच्छा, ये 40 और 50 अलग है तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी और ये वाली अलग होगी। तो इसलिए ये क्या है, स्केलेंस है। स्केलेंस में क्या है, सभी साइड्स अनइक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो इन फ्रैक्शंस की वैल्यू बताइएगा। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है एलसीएम मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो दोनों ही मेथड को हम समझ लेंगे। चलिएगा, सबसे पहले कौन सा मेथड करना चाहेंगे आप, चलिए हम बता देते हैं इस चीज को सबसे फर्स्ट में।
डिवीजन से कैसे होगा देखिएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 0.66। 2 को डिवाइड करना है 3 से, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे लगाएंगे, 3 6 जा 18, 2 बच जाएगा, 3 पॉइंट लगी हुई है तो 0 लगा लेंगे, 3 6 जा 18, फिर 0.66 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट का करेंगे 5/6, 5 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 8 6 जा 48, तो 6 8 जा 48 हो जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगी हुई है 0 लगा दिया, तो 6 3 जा 18, तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 की वैल्यू ये आ जाएगी 0.83। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/8, तो 7/8 को भी इसी तरीके से सोल्व कर देंगे हम। आपको मेथड सभी पता होने चाहिए जो मैक्सिमम बन सकते हैं इसमें। चलिए 7/8 को देख लेंगे, 7 को डिवाइड करना है 8 से, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 8 जा 64, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगी हुई है 0 लगा लेंगे, 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40, तो ये आ चुका 0.875, तो ये 83 है और ये 87 है, तो ये 87 वाला ग्रेटर हो जाएगा, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 14 से, ठीक है, अब यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है? अब कितने से जा सकते हैं, 14 6 जा देख लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 84 आ चुका, ठीक है, तो कितने टाइम्स आ चुके हैं, 6 टाइम, फोल्ड लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, ठीक है, अब पॉइंट लगी हुई है क्योंकि तो 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 14 2 जा 28 होता है, 14 4 जा हो जाएगा ये, ठीक है ना, 14 से कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 4 बच जाएगा अभी भी, तो 2 प्लेस तक हमारे लिए इनफ है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो अलग अलग है, तो ये लिख लेते हैं 9/14 की वैल्यू को भी, ये आ चुका 0.64। तो अब देखिएगा इसका आंसर कितना आ चुका, लिखेंगे इसको 0.66 0.64, सबसे छोटी वैल्यू बताइएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी से बड़ी करते हैं 0.64, उससे ग्रेटर 0.66, उससे भी ग्रेटर है 0.83, उससे भी ग्रेटर है 0.87। इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, 0.64 है इसको लिख लेंगे 9/14, अगले को लिख लेंगे 0.66 को 2/3, नेक्स्ट को लिखेंगे 0.83 को ये 5/6, नेक्स्ट को क्या लिखेंगे 0.875। अब हमें क्या बताना था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, विल बी एट द थर्ड प्लेस, कौन सा थर्ड प्लेस पे होगा, लेफ्ट से गिनिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा है थर्ड प्लेस पे लेफ्ट से, 5/6, तो एक आंसर ये है, और भी तरीके हैं इसके, अब ये देख लेना है कि ग्रेटर कौन सा होगा एलसीएम के बेसिस पे, तो एलसीएम के बेसिस पे क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, देखिएगा 3 6 8 और 14 का एलसीएम, 3 6 8 और 14 का एलसीएम, यही वाला क्वेश्चन है दूसरा मेथड से। अब पहला मेथड था डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, नेक्स्ट मेथड है बाय एलसीएम मेथड, बाय एलसीएम मेथड, ठीक है, इसको भी देखिएगा, एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, 2 से जाएगा 3 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिएगा, 8 आता है 4 टाइम्स, 2 4 8 होता है ना, 2 7 14 होता है, तो ये आ चुका। अब ये देखिएगा दोबारा 2 से चला जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी क्योंकि और तो आ नहीं रही है 2 के टेबल में, 3 3 और 7 एज इट इज, फिर 3 से करेंगे 1 1 1 और ये 7 बचा, फिर 7 से चला जाएगा, तो ओवरऑल सभी क्या हो चुके हैं, सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब इसका एलसीएम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा, या ऐसे कर लीजिए 8 आ चुका और 7 3 जा 21 21 इंटू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 इंटू 8, ये आ जाएगा 168, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, एलसीएम आ चुका 168। तो अब इस 2/3 को देखिएगा क्या लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ऑप्शंस में ही लिखे हुए हैं ना, आपको ये लिख के देख लेना है, 2/3 को लिखोगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर को 168 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताएं, 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, आप इस चीज को हाइड कर लीजिएगा कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, तो 56 से मल्टीप्लाई
और यहाँ पे भी 56 से करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखिएगा। 6 टू 12 कैरी 1, 5 टू 10 और 1 11, 112 अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में तो सेम ही आएगा 168। ठीक है, तो ये बना है इसकी वैल्यू। पहले की वैल्यू कितनी बन चुकी, 112 अपॉन 168। नेक्स्ट को देखिएगा, 5 अपॉन 6 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 की और 6 की। हमें 6 को क्या बनाना है, 168 बनाना है। अब 168 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी वो जान लेते हैं। 168 बनाने के लिए हमें 6 में मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए 6 इन दो से मिलकर बन रहा है तो इन दो को ऐड कर लेंगे, बच्चे क्या नंबर, 2 टू द 4, 4 7 द 28, 28 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 टू 10 और 4 14, अपॉन में सेम आ जाएगा। अच्छा, अपॉन वाले को सोल्व नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 28 से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी वो देखिएगा। 8 बना किससे है, 8 बना है ऊपर वाले 2 का यूज करके, इसका यूज करके, ये जो 2 गिवन है हमें, बेटा मिनट आपकी एडिट कर देते हैं दोबारा से। चलिए बच्चे इसको दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले क्या कहा था, इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम जब आपने लिया है तो कितना आ चुका, 168 आ चुका। यहाँ पे लिखिएगा 2/3 है, इसको क्या लिखेंगे, 5/6 है, इसको क्या लिखेंगे, 7/8 है, इसको क्या लिखेंगे, और 9/14 है, इसको क्या लिखेंगे वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें इन 3 6 8 और 14 का एलसीएम लिखना था। तो जो हमने एलसीएम लिया है उसको समझ लेते हैं फटाफट। एलसीएम आ चुका हमारा, देखिएगा 168 आया था। 2 3 जा 2 4 जा 2 7 था, फिर 3 यहाँ पे एज इट इज था, फिर 2 से करेंगे, बाकी एज इट इज थे, फिर 2 से किया है, फिर 3 से किया है, 1 1 1 और 7, फिर 7 से किया है। अच्छा, एलसीएम इनका आ चुका था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 168। अब हमने इस 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हम किससे डिवाइड करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर की 1 से कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप 5 को ऐसे ही थोड़े ही ना 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन 5 को 1 से करोगे तो आंसर सेम आएगा 5 की। तो इसलिए आप 1 के फॉर्मेट में करेंगे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई। मतलब अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इसका ओवरऑल मीनिंग 1 हो जाएगा, तब ये सेम रिजल्ट देगा। अब ये देखिएगा 2/3 में मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करेंगे, यहाँ डिवीजन में भी वही आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम बन जाए नीचे वाला, बताए। तो आपने कहा है 3 को कुछ देर के लिए हटा दीजिएगा, या दूसरा तरीका है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते इस 3 को इससे डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 6 जा 18, तो 56 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगला देखिएगा 6 से किस, 6 को करना है, 168 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 2 जा 12 होता है, 4 बचा, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, तो 28 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 8 से करके देखेंगे, 8 2 जा 16, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, और 8 1 जा 8, तो 21 हो जाएगा ओवरऑल। अब इसको देखिएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/14 था ये, तो 14 1 जा 14, 1 आ जाएगा, 2 बचा यहाँ पे, 14 2 जा 28, तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो 14 को 12 से करेंगे तब जाके 168 बनेगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में आपको पता है कि 168 ही बनेगा। तो सिर्फ आप न्यूमरेटर को देख लीजिएगा, 56 इंटू 2, तो 6 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11। यहाँ पे 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 2 140 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब ये देखिएगा थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, इसको भी कर देते हैं, 12 9 जा 108। देखिएगा सबसे छोटे वैल्यू को देखिए, सबसे छोटी ये वैल्यू है, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये आ जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे कौन सी आ जाएगी, 5.6 आ जाएगी, 140। जिसका न्यूमरेटर जितना ज्यादा, अगर डिनोमिनेटर सभी में सेम है
तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है वो वैल्यू सबसे ज्यादा है, और जिसकी सबसे कम है वो वैल्यू सबसे कम है। तो हमें थर्ड नंबर पे देखनी थी। फर्स्ट ये हो जाएगी, फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सेकंड पे ये हो जाएगी, थर्ड पे ये हो जाएगी, और फोर्थ पे ये हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड वाली बतानी थी। और ये 140/168 की वैल्यू क्या है? 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हमें इसी तरीके से कर लेने हैं एलसीएम मेथड से। अब स्पीड से करेंगे, अब आपको समझ आ चुका होगा। जैसे कि ये देखिएगा 9, 5, 11 और 7 है, इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले 3 3 9, 5 एज इट इज, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज, फिर 3, 5, 11 और 7, फिर किससे करेंगे? 5 से, वन टाइम 11 और 7 एज इट इज, फिर 7 से, फिर 11 से। ठीक है ना? ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखिएगा कितना आ जाएगा। 3 3 9, 9 5 45, 45 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 45 इंटू 11 और 95 इंटू 7 करेंगे। 9 5 45। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये अगर मेथड बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहे हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग हो रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिवीजन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे ये पता चल चुका है कि ये आंसर तो लॉन्ग आएगा। इसको ऐसे ना करके शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे? देखिएगा 2/9 है, मेथड तो आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा मैं इसके बाद, उससे और भी इजी हो जाएगा। देखिएगा 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 9 2 18, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगी हुई है, 0 लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू 2/9 की वैल्यू कितनी आ चुकी? 0.22 आ चुकी। नेक्स्ट ही देखते हैं 2/5 की। 5 4 20 होता है, तो 0.4 आ जाएगा। 2/11, 2 को डिवाइड करना है 11 से, 0.11 1 11, 9 बचा, पॉइंट लगी हुई है, 0 लगा देंगे, 11 8 88। तो ये कितना आ जाएगा? 2/11 की 0.18। नेक्स्ट ये देखिएगा 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/7 की जो वैल्यू आएगी, 0.7 टू द 14, 6 बचा, 7 8 द, पॉइंट लगी हुई है, 0 लगा लेंगे, 7 8 द 56। तो 0.28 आ चुकी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का है क्योंकि हमें, तो ये 0.4 का मतलब है 0.40। 0.4 है 0.40 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हमें किस में करना रहे बताए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 0.40, फिर उससे छोटी वैल्यू आएगी। 40 से छोटी क्या है? 0.28 है। फिर इससे भी छोटी वैल्यू क्या है? 0.22 है, और इससे भी छोटी 0.18। अब इसकी 0.40 की वैल्यू थी 2/5, और 0.28 की वैल्यू थी 2/7, 0.22 की वैल्यू थी 2/9, और 0.18 की वैल्यू क्या थी? 2/11। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। 2/11 एक ही इसमें नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है। चलिए अब मैं इसका एक और शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रख लेंगे तो आपको इतना लॉन्ग करने की आवश्यकता कभी नहीं होगी पेपर में। ये तो आपका कॉन्सेप्ट से था। अब समझिएगा इसको पेपर में कैसे करना है, क्योंकि पेपर में आप ट्रिक्स का जितना ज्यादा यूज करें उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें देख लीजिएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। या तो बड़ी वैल्यू देखिएगा या छोटी देखिएगा, दोनों में से एक देखनी है। चलिए देखते हैं। अब बड़ी वैल्यू पहचानी है 2/9 और 2/5 में, तो क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। 9 2 18 और 5 2 10। तो आपको पता चल चुका कि 18 ग्रेटर होती है, तो यानी कि 18 इधर की तरफ है, तो ये ब्रैकेट इधर ओपन होगा, तो यानी कि 2/5 ग्रेटर है। इधर देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। 11 2 22, 7 2 14, तो 22 ग्रेटर है, तो एरो इधर की तरफ ओपन होगा, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 2/7 ग्रेटर वैल्यू है। अब इसमें से दो में से ग्रेटर छाट ली, इसमें से दो में से ग्रेटर छाट ली। अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे। 7 2 14 और 5 2 10, तो 14 ग्रेटर है, तो यानी कि 2/5 सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगी, और सबसे पहले 2/5 यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2/5 नहीं है यहाँ पे, स्टार्टिंग में सबसे बड़ी वैल्यू स्टार्टिंग में आएगी ना डिसेंडिंग में, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये तरीका है सोल्व करने का। नेक्स्ट देखिएगा, लार्जेस्ट बताना है इसमें। लार्जेस्ट बता सकते हैं हम उसी मेथड से कर ले जैसे अभी किया है। इन दोनों में लार्जेस्ट छाट लेंगे, इन दोनों में लार्जेस्ट छाट लेंगे, या फिर आप एलसीएम से या डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो।
11 5 द 55, 9 4 द 36, तो 55 ग्रेटर है तो यानी कि 5.9 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इन दोनों में। अब इन दोनों में देखिएगा 13 7 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 91 और 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर नजर आया यहाँ पे 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 जा 7 8 9, तो ये 91 आ चुका, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो 91 ग्रेटर आ चुका। एरो इधर की तरफ ओपन है तो ये इधर ग्रेटर हो जाएगा, 7/12 ग्रेटर हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से देखिएगा दोबारा, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर आ चुका, ये ग्रेटर आ चुका 5.9। क्यों? क्योंकि 11 5 जा तो 55 बना है, 9 4 जा 36 बना है, 55 ग्रेटर है तो इधर की तरफ एरो हो रहा है तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इन दोनों में से देखिएगा 13 7 तो 91, 12 6 जा 72, तो 91 ग्रेटर है तो यानी कि 7/12 ग्रेटर है। अब इन दोनों में कंपेयर कर देना है, 12 5 जा 60, 9 7 जा 63, तो 63 ग्रेटर है तो यानी कि 7/12 ग्रेटर हो जाएगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा छाटी है ना, पहले हमने इन दोनों में से छाटा है कौन सा ग्रेटर है, और इन दोनों में से, फिर उन दोनों में से भी छाट लिया कौन सा ग्रेटर है, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्या ऐड करना चाहिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 5.30 टू गेट 13/5, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये बन जाए। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे। मान लीजिए इसमें आप एक वैल्यू ए को ऐड कर रहे हो 5.13 में, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 13/5। अब ये देखिएगा ए की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस वाली चीज इक्वल के बाद किस में आ जाएगी, माइनस में। देखिए अननोन को एक तरफ कर देते हैं और जो नोन क्वांटिटी है उनको अलग कर देते हैं। 13 5 जा 65 एलसीएम, 13 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये देखिएगा 5 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 13 टाइम्स, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिखा 5 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 13 से 65 कितने टाइम में जा रहा है 5 टाइम, तो देखिएगा 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169, माइनस में 25 अपॉन में 65, तो ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 क्या आ जाएगा 144 अपॉन में 65। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्लॉथ पीस है जिसकी लेंथ 7 मीटर है, एक की लेंथ 7 मीटर है, एक की 7.5 है और एक की 9.5 मीटर। ठीक है, इनको सेंटीमीटर में करिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, 7.5 इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर, 9.5 इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 950 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर होते हैं। 7 की डायरेक्ट 100 में करेंगे 700 आ जाएगा, 7.5 है तो 1.10 को खत्म कर देगी तो इसलिए सिर्फ 10 आ जाएगी, तो 750 सेंटीमीटर है। हर एक की आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर में आ चुके हैं ये लेंथ। अब हमें ये क्या करना है, आर कट इन पीसेस ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है सेम होनी चाहिए यानी कि कॉमन होनी चाहिए लेंथ। ठीक है, और मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट होता है, तो आपको हाईएस्ट वर्ड पता चला है यहाँ से कॉमन पता चला है, तो इनमें से क्या करना होगा मेजर करने के लिए, द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीस की लेंथ निकालनी है। दोबारा समझिए, 3 क्लॉथ के पीसेस है 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर। ठीक है, उन्हें कट कर रहे हैं आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ में, तो उसकी लेंथ बतानी है हर एक स्मॉल पीसेस की क्या हो जाएगी। तो इस तरह के केसेस में के लिए आपको क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि मैक्सिमम और आइडेंटिकल कुछ है ना, कहीं पे भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो वहां पे क्या निकालना पड़ जाता है, एचसीएफ निकालना पड़ जाता है जिसमें कोई चीज कॉमन हो। ठीक है ना, तो देखिएगा इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 700 का, 750 का और 950 का। एचसीएफ होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों को कैंसिल आउट करे, 50 से हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, 50 से तीनों हो रहे हैं, देखिएगा 51 से 50, 20 बचा, 54 सा। ठीक है ना, ये आ चुका। अब यहाँ पे देखेंगे 51 सा 50 कितना बचा, 25 बचा, 15। अच्छा, अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक तरीका और बता देता हूँ मैं, उससे बहुत इजी हो जाएगा। कॉमन देखना है ना, मैं सिर्फ जो तीनों के लिए डिविजिबल, जो तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ, 10 तीनों को डिवाइड कर देगा क्योंकि सभी में लास्ट में 0 है।
तो कीजिएगा 10 टाइम्स। 10 कितने टाइम्स किया? 70 टाइम्स, ये 75 टाइम्स, ये 95 टाइम्स। दोबारा किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। 5 से कीजिएगा। 5 1 5, 2 बचा, 5 4 20। अब ये 15, 5 से 75 होता है तो 5 से 15 टाइम्स, ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 19 टाइम्स। तो अब ये देखिएगा 15, 14 और 19 में ऐसी कोई चीज है कि जो कॉमन है, किसी सेम टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो यही दो क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। 10 इंटू 5 यानी कि 50। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 50। अच्छा, अगर हम आगे भी सोल्व करते तो वो हो जाता है एलसीएम। अगर हम सिर्फ कॉमन वाले तक सोल्व कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। चलिए अब अगला देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हो सकता है इस बार भी आ जाए। इफ वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर दे रखा है 75, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। रिपीट करेंगे एक बार लिखते हुए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होगा बच्चों? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये देखिएगा एचसीएफ कितना है, यहाँ पे एलसीएम कितना है। एलसीएम के बारे में पहले कहा गया है तो पहले वाली वैल्यू एलसीएम की होगी, तो कितना है? 150। एचसीएफ बाद में कहा है तो बाद वाली वैल्यू एचसीएफ की हो जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 75 एक नंबर, दूसरा नंबर मान लेते हैं एक्स है, हमें नहीं पता है ना दूसरा नंबर कितना है, तो एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के बाद किस में आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। 25 पर कौन में? 75। 25 3 जा और 3 5 जा, तो 50 आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी? 50। कितनी आई है? 50 आई है। यानी कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा ना, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। एक नंबर पता है 75, दूसरा नहीं पता है तो एक्स मान लीजिएगा। एचसीएफ भी पता है और एलसीएम भी पता है। एलसीएम पहले दिया है तो पहले वाली वैल्यू है, एचसीएफ बाद में दिया है तो बाद वाली वैल्यू है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि ये ऑर्डर वाइज होगा, जो पहले दिया है वो पहले से रिलेट करेंगे, बाद वाले को बाद से रिलेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है एक टेबल को, एक चेयर को, कितने रुपीज में? 1900 में और 600 में। यानी कि टेबल को तो खरीद रहा है वो 1900 में, और चेयर को खरीद रहा है 600 में। ही सोल्ड बोथ आइटम टू अंकित एट, यानी कि कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है वो शॉपकीपर? अंकित को 15% के प्रॉफिट पे। तो अंकित को कितना देना पड़ रहा है इसके लिए, वो बताना है हमें। तो पहले ये देख लीजिएगा इन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है कंबाइंड मिला के। तो इन दोनों का जो कंबाइंड प्राइस हो जाएगा वो आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस। अब कितने में बेचा है वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं वो 100% होती है बच्चा, जिस वैल्यू पे हम खरीदते हैं, और जिस पे हम बेचते हैं वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग होता है? प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग। सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग होता है? प्रॉफिट या लॉस के। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड हो जाएगा, ये 15% क्या हो जाएगा? 100 में ऐड हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा होता तो माइनस करते 100 में से। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2500 आ चुकी थी इन दोनों की कीमत। सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है कितना, कितने पे किया है, उसको सेलिंग प्राइस में कंसिडर कर लेंगे। अब ये 100% की जगह 100% ही लिख लेंगे, और ये कितना आ जाएगा? 115। परसेंटेज से परसेंट हटाएंगे। अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर। देखिएगा 2500 की मल्टीप्लाई 115 से करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, इजिकल टू सेलिंग प्राइस। ये इधर चला गया और ये इधर आया, तो 2500 के मल्टीप्लाई में 115 आ चुका, और ये अपॉन में ये वाली चीज आ चुकी। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 इंटू 115 हमारा आंसर हो जाएगा। 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 5 से कितना होता है? 125, 12 कैरी, 25 1 25, 37 3 कैरी, 25 1 25 और 3 28, 2875 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक एग्जामिनेशन है जिसमें दिव्या स्कोर कर रही है 340 मार्क्स। 340 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 400। जो टोटल आते हैं वो नीचे लिखा जाता है। डिनोमिनेटर टोटल को रिप्रेजेंट करता है और न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड या फेवरेबल को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, आप किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। तो देखिएगा हमने ये निकाल लिया कि 400 में से 340 आएंगे। ये तो हमारा क्या आ चुका अब तक?
ये बोलेंगे इसको कि ये है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये देखिएगा, 4 8 जा 32, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा, 85% डिवाइड करके आ चुका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है जिसका 20% कितना है, 20% किसी भी नंबर का है 10, तो 1% कितना हो जाएगा, 10/20। अब कोई भी नंबर कितना होता है खुद में, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46% ऑफ अ नंबर, 46% कितना है, 115, 115 यानी कि 115, तो 150% कितना होगा वो पूछा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115/46। अब 150% का है तो यहाँ पे 150 लिखिएगा और इधर क्या कीजिएगा, 150 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा किससे चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दे, 2 से गया कितने टाइम्स, 2 टू द 4, 2 3 जा, ठीक है। अब ये 2 से गया कितने टाइम्स, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा। अब ये 5 से करके देखते हैं, 23 इंटू 5 कितना होता है बच्चे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, तो 23 1 जा और 23 5 जा, तो 5 इंटू 75 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 75 बचा ना न्यूमरेटर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 37, 375 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा हमें जितने परसेंट दे रखे हैं उसके इक्वल मान लेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें जिसकी वैल्यू पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, एक मेटेलिक रोड है, ठीक है, उसको हीट किया गया है कितने टेम्परेचर पे, 120 डिग्री सेल्सियस। अब उसके टेम्परेचर को अगर रिड्यूस कर रहे हैं 34 डिग्री, तो रिड्यूस किससे होता है, माइनस से। फिर हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को रेज कर दिया, रेज कर दिया तो मतलब प्लस कर दिया, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट टेम्परेचर बताना है, प्रेजेंट टेम्परेचर हम बता सकते हैं बच्चे, कैसे बताएंगे, इन दोनों को देख लीजिए, एट प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा, 5 165, 120 और 45, 165 होगा, इसमें से 34 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 1 का 1, तो 131 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जो रिड्यूस कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे इसमें से, इनिशियल वाले में से, और जो रेज कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 भी इजी है। तो अब देखिएगा 45 में क्या करना है, हमें सिर्फ टेम्परेचर का पता होना चाहिए इसमें हमें, ठीक है। तो पढ़ेंगे सभी एक बार क्वेश्चन, एक वेसल है जिसको हीट किया गया है कितने डिग्री तक, 62 डिग्री तक, तो टेम्परेचर बताना है इसका किस पे, फ़ारेनहाइट में इजी है तो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जब भी आप टेम्परेचर बताएंगे तो इसके लिए आप एक वैल्यू को याद रखेंगे, 9C/5 प्लस में 32, क्या रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 प्लस में 32। ये तो किसके लिए है, फ़ारेनहाइट को जब आप किस में कन्वर्ट करते हो, डिग्री सेल्स सॉरी डिग्री सेल्सियस को जब आप किस में कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस को, ऐसे लिख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख लीजिएगा। तो वो लगेगा फॉर्मूला F-32 इंटू में 5/9, ये क्या निकल के आ जाएगा आंसर, डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगा। इसमें F की वैल्यू पता होती है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता होती है पर डिग्री फ़ारेनहाइट में कर देते हैं। चलिए अब फर्स्ट वाला लगेगा इसमें, तो दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ये तब है फॉर्मूला जब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है। चलिए इतना लिख लीजिएगा आप ये फॉर्मूला। अभी इसको सोल्व करते हैं, इसमें कौन सा लगेगा, हमें वैल्यू किस में पता है, सेल्सियस में पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह ये वैल्यू रखिएगा 62 प्लस में 32, देखिएगा कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 20 बना देंगे, 5 4 जा 20,
ठीक है, तो 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18 और 3 21, 9 with 9 10 11, तो 1.6 प्लस 32, तो 0.6 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इसको सोल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, 1.6 प्लस 32, 32 को आप 32.0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट मैच करके ऐड करना है, तो ये आ जाएगा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिएगा हाफ ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, अगर उसका ये सेंटर पॉइंट है, तो हाफ ऑफ सर्कल मतलब इतना नीचे वाला पोर्शन, इसको क्या कहा जाता है, हाफ ऑफ सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, हाफ ऑफ सर्कल को क्या कहा जाता है, बोलिएगा, सेमी सर्कल कहा जाता है, ए का थर्ड। यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो मतलब ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अगला देखिएगा हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड का भी हाफ का है इसमें, ठीक है, ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। समझ लीजिएगा कोड क्या होती है, सर्कल है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ये लाइन क्या है, कोड है, ये भी लाइन क्या है, कोड है। लेकिन लॉन्गेस्ट कोड कहाँ से पास होती है, सेंटर से। देखिएगा क्यों होती है सेंटर से पास, अगर यहाँ से पास करेंगे कम होगी, और ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो सेंटर से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोड पास की जा सकती है। अब आगे समझिएगा क्या कहा गया है इसमें, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड, यानी कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी हो जाएगी बताएं, लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगी डायमीटर, ये डायमीटर है। अब इसका सिर्फ हाफ का है, यानी कि यहाँ से आ सकती वैल्यू, तो हाफ क्या होता है कोड का, यानी कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अभी क्लियर है, समझिएगा। द लाइन सेगमेंट, आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, ये क्या आ गया, सेकंड का 4 आ गया, सेकंड का 4 यहाँ पे है, तो ये वाला लगा देंगे क्योंकि बी में 1 दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा द लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन की जिसकी फिक्स लेंथ हो, वो वाली लाइन सेगमेंट होती है। वो लाइन जिसकी एक फिक्स लेंथ हो उसे क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। अब सर्कल में कौन सी ऐसी लाइन है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करने का काम कौन करते हैं, डायमीटर्स। तो जितनी भी डायमीटर है सर्कल की, वो सभी क्या करती है एक दूसरे को, यानी कि सभी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। आगे देखिएगा जितनी भी डायमीटर है सर्कल की, वो इंटरसेक्ट करती है, जितनी, इसका लिख लीजिएगा सी का डी, सी का 1 आ जाएगा, इसको 1 लिखिएगा यहाँ पे, सी का 1 आ जाएगा ऑप्शन, तो ये है भी यहाँ पे, और डी का आ जाएगा सेकंड, एक ही बचा है। लेकिन समझ लेते हैं, ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जितनी भी डायमीटर है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो इसका सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, अगला देखिएगा, ए बी की लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो ये जो ओ बी है ये रेडियस हो जाएगी, इस पूरे का तो हाफ होता है, तो ये 4 हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, यानी कि ए बी की लेंथ अगर 8 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, ओ बी की भी 8 से आधी हो जाएगी, यानी कि 4, तो ओपी की लेंथ भी तो 4 होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, और जितनी भी रेडियस है सभी इक्वल होती है, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 4 आ जाएगी। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, तो लिख लेंगे इसको, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज 1,80,000 एंड स्पेंट 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस। ठीक है, इफ ही सोल्ड फॉर 1,40,000 हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिएगा जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, उसमें जितने में खरीदा है वो तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा, उसके अलावा क्या काउंट हो जाएगा, जितना स्पेंड किया है उसके मेंटेनेंस में, वो सभी ओवरहेड चार्जेस सभी किस में कंसिडर किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12500, कॉस्ट प्राइस आ चुका। अब सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, उसने सोल्ड कर दिया ना इतने में, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इनका रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 125,000,
और सेलिंग प्राइस कितने है 140 ठीक है। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। आगे देखिएगा 5 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, हो जाएगा 5 टू द 10, 5 5 द 25, 125 जाएगा 5 से 25 टाइम्स। ये देखिएगा 5 टू द 10, 5 5 का 40, तो 25 रेशियो 28 आ चुका। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। देखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो ज्यादा नजर आ रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट ही होगा। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किसके कंपैरिजन में होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के, अपॉन में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और ये रेशियो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 जरूर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने कर दिया इतना। अगर लॉस परसेंट आता निकालने के लिए तो क्या करते, न्यूमरेटर में लॉस लिखते, अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही रहता, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देखिएगा कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी 25 है और एसपी 28 रेशियो है, तो 3 रेशियो का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 3 रेशियो। कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रेशियो है 25 रेशियो, और इंटू में क्या कर देंगे 100, इंटू में क्या कर दिया 100। अब ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, 25 से 4 टाइम 4 3 12, कितना आ जाएगा आंसर 12%। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। देखिएगा आगे क्या करना है हमें क्वेश्चन में, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। मतलब नहीं समझ आया तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180। अब सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ है, पहला एंगल नहीं पता है हमें, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से माइनस होके आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से क्या होके आ जाएगा, माइनस होके आ जाएगा। क्लियर है बात। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस होके आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऊपर राइट एंगल, ऐसे कर देंगे 1/10 ऊपर राइट एंगल। अब ये 10 कितने बार जाएगा 9 टाइम्स, 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा 81, तो 180 में से 81 माइनस चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 9। कभी भी सप्लीमेंट के है तो 180 में से माइनस करना है। आगे क्या कह रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इससे 90 में से माइनस कर देंगे। अगला देखिएगा, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द supplementary angle of 3 times of the half of right angle, यानी कि 3 times of half of right angle। हाफ हाफ का मतलब 1/2 of right angle, राइट एंगल सॉरी 91 आ ये आ चुका। अब 2 से जाएंगे 40 टाइम्स 45 टाइम्स। अब 45 3 से कितना हो जाएगा, कर लेंगे 135 होगा शायद, 5 3 से 15 कैरी 1, 3 4 से 12 और 1 13, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। अब ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 में गया 7 में से 3 गया कितना आ जाएगा 4, 1 में से 1 गया 0, तो 45 आ जाएगा। अब इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मतलब समझिएगा। तो इसमें ऑप्शंस तो ये नहीं है एग्जैक्ट, इसमें इस तरह से पूछेगा कौन कौन से करेक्ट है, ओनली ये फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन बी और फोर्थ ऑप्शन सी। तो अब ये बताना है इसमें से कौन कौन से करेक्ट है। देखिएगा 45 का मतलब क्या है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कितने होते हैं, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो अक्यूट होता है, ठीक है। तो अक्यूट तो है, ये बिल्कुल सही है। अब हाफ ऑफ राइट एंगल भी है क्या, हाफ ऑफ राइट एंगल भी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 90 का आधा राइट एंगल का आधा 45 भी होता है, तो हाफ ऑफ राइट एंगल भी है, यानी कि डी भी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज वो एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर हो। तो 90 से ग्रेटर नजर आ रहे हैं नहीं, राइट एंगल वो होते हैं जो एग्जैक्ट 90 के इक्वल हो, ये 90 भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर देंगे, ए एंड डी वाले को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा हमने बताया कंप्लीट एंगल कितने का होता है, तो आपका आंसर है 360। अगर मैंने पूछा कि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 180 डिग्री।
अच्छा ये देखिएगा, कभी भी कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी बी है। तो जैसे ये एक्स है तो ये वाले एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 32 डिग्री प्लस एक्स प्लस में 50, 32 प्लस एक्स प्लस 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इसे ही सोल्व कर देते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 5.38 82 इज इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल टू 180 में से क्या माइनस कर देंगे, 82 माइनस कर देंगे। तो 80 गया, 100 आ जाएगा, 2 और जाएगा तो 98 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाली चीज इक्वल के बाद आके माइनस होगी, माइनस करके सोल्व करके ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा 52, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9999, सभी को 9 से फिल कर देंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा 3 डिजिट का बनाना है तो 0 0 लगाएंगे, अगर यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं तो नंबर ही बनेगा। तो 3 डिजिट का बनाने के लिए वैल्यू को हमें 1 रखना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम पूछा है इनका, तो सम हम निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखिएगा 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10। तो 10099, 10099 ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस between the greatest and the smallest 5 digit number formed by using the digit। इन डिजिट का यूज करना है तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे और स्मॉलेस्ट बनाएंगे, फिर उनका डिफरेंस लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा, पहले ग्रेटर नंबर लिखिएगा, फिर उससे हल्का सा कम, फिर उससे हल्का कम, ये 5 3 2 1 0, ये तो बना है ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम 0 नहीं रखेंगे शुरू में, अभी बता दिया। तो हमें क्या रखना है, 1 रखना है शुरू में, 0 से हल्का सा ज्यादा, ठीक है ना। फिर अब रख देना है छोटे से बड़े के ऑर्डर में, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 हम यूज कर चुके हैं। 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। और हमें क्या कहा है, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। डिफरेंस करने के लिए हम माइनस लगा देंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा। देखिएगा 10 में से 5 गया 5, 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7, तो 7 5 यहीं पे नजर आ रहा है, तो ये टिक कर देंगे हम। अब यहाँ पे कितना बन चुका था, 1, तो 1 कैट बोरो इससे ले लेंगे, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बच चुका था, फिर 2 में से 0 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 4 2 9 7 5, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 3 से। 9 का भी यही रूल है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 9 से। इसमें तो 3 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबिलिटी रूल 9 का चेक करना है, उसमें 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिएगा हम कैसे करेंगे, 3 के टेबल में ये 3 आ जाएगा, और सॉरी 9 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 भी आ जाएगा, 5 और 1 मिलके 6 बन जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 आए गए, 8 और 2 10, 10 बचा, और 1 और 0 को दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखेंगे 3 के टेबल में 3 आएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। 7 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए आप इस तरह से डिजिट को ऐड करके कर सकते हैं, या आप शुरू में ही ऐड कर लीजिए, वो भी तरीका सही है। तो इसमें कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है, तो रिमाइंडर 0 मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अगले देखते हैं, 3 के टेबल में 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 और 2 कितना बन जाएगा 9, तो ये 9 भी आ जाएगा। 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें, 2 बचेगा, क्योंकि 3 और 2 में तोड़ लेंगे इसको, 3 तो आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बच गया, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ये देखिएगा 2 और 1 कितना होगा 3, ये कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 5 और 4 9, 9 आता है 3 के टेबल में, ये भी कैंसिल आउट, 4 बचा, 3 और 1 में तोड़ लेंगे, 3 तो चला जाएगा, 1 नहीं जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं एक ही नंबर ऐसा है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 155, आपको बोर्ड पास का नियम अप्लाई करना है यहाँ पे।
पहले मल्टीप्लाई से भी पहले प्रेफरेंस देंगे डिवाइड को। तो ये कीजिएगा 16, 9 मतलब 9, कितना बचा यहाँ पे 5, 9 6 जा 54, तो 16 आ चुका। अब ये मल्टीप्लाई है, 16 2 32 प्लस 6 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38, 38 में से 4 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। जयंत मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय शेयरिंग इतने रुपीज एंड इतने रुपीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट लिखिएगा इनका, जयंत का और मोहन का। जयंत का इन्वेस्टमेंट है 28,000 और इनका है मोहन का 35,000। ठीक है, अब हमें इनका रेशियो निकालना था, तो यहाँ पे 1000 है, लिख लीजिएगा, रेशियो में कट ही जाएंगे। तो ये रेशियो से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 7 से काट दीजिएगा, 7 5 35, 7 4 28। तो जयंत का इन्वेस्टमेंट आ चुका 4 रेशियो में और मोहन का इन्वेस्टमेंट आ चुका 5 रेशियो में। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। किस चीज का रेशियो है बच्चा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। इतनी बात आपकी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकाल देना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो के निकालने के बाद इनका जो टोटल प्रॉफिट इसमें से एक का दे रखा है, टोटल प्रॉफिट इसमें निकालना होगा। प्रॉफिट दे किसका रखा है इसमें, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मोहन, यानी कि मोहन को कितना रिसीव हुआ है वो दे रखे हैं। अच्छा, मोहन का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रेशियो है, 5 रेशियो। तो 5 के ही अकॉर्डिंग इसको प्रॉफिट होगा, बताएं। 5 का जो इन्वेस्टमेंट है तो 5 के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट होगा, तो 1 की वैल्यू निकालिएगा, 1 रेशियो कितनी आ जाएगी, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1250 आ चुकी। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट 4 रेशियो 5 में कर रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 और 4 9। तो प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में आएगा जो इन्वेस्टमेंट का है, 5 और 4 9। हमें टोटल ही प्रॉफिट पूछा था, ना कि किसी एक का। अगर जैन का पूछते तो 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। जैन का प्रॉफिट बता रखा है तो इन्वेस्टमेंट इसका 5 रेशियो था, तो 5 से कंपेयर कर दिया, तो 5 रेशियो की वैल्यू इसके प्रॉफिट के इक्वल है, कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है डिवाइड करके। अब हमें क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 5 यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट मोहन का और 4 यहाँ से आ जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। अब 9 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 1250, 0 से 0, 9 5 45, 4 कैरी 9 टू द 18 और 4 9 टू द 18 और 4 22, 2 कैरी 9 टू द 9 10 11 11250। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिक्सचर है कितने किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का। किसका, येलो पल्सेस और ब्लैक पल्सेस, येलो पल्सेस है और ब्लैक पल्सेस है। ठीक है, 4 मिक्सचर कितने का है टोटल, 20 किलोग्राम का। 4 किलोग्राम के आस में ब्लैक पल्सेस है, 4 तो है ब्लैक, तो बची हुई कितनी हो जाएगी है 16, तभी तो रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ब्लैक पल्सेस वर्सेस एंड येलो पल्सेस, ब्लैक और येलो का रेशियो पूछा है। तो ब्लैक का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम है। येलो का रेशियो कितना आ जाएगा, 16 है। येलो 16 है और ब्लैक है 4। 20 किलोग्राम का मिक्सचर है ना, येलो और ब्लैक से बना है, जिसमें ब्लैक कितनी है पल्सेस, 4 किलोग्राम है। तो 4 किलोग्राम अगर ब्लैक हो जाएगी तो येलो कितनी हो जाएगी, 16। अब इनका रेशियो लिखना था, तो रेशियो में ब्लैक पहले दे रखा है तो ब्लैक पहले लिखिएगा, येलो बाद में दे रखा है, येलो बाद में। 4 1 4, 4 4 16, तो ब्लैक रेशियो येलो कितना आ चुका, 1/4, यानी कि 1/4। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ ने क्या किया, बोरो किया है इतने रुपीज को, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट इतना है उनका 4 साल के लिए। हाउ मच डिड ही पे, उन्हें कितना पे करना होगा। पे करने वाला क्या चीज होती है, अमाउंट। तो पे करते हैं जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जो चीज हम लेते हैं लोन वगैरह इंटरेस्ट पे लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू तो वो देनी ही पड़ेगी, ये वाली 25,000। उसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो ब्याज है एक्स्ट्रा, वो भी देना पड़ेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट ये जो चीज है, ये वो है कि हमें फाइनली कितना देना पड़ा है 4 साल बाद,
पूछा है ना इसमें 4 साल के लिए निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए 4 साल का क्या होता है। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है जो हमने बोरो की है, यह है 25,000। कितने रेट से लिया है, 6% से, और टाइम कितने के लिए, 4, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 फोर जा 100 होता है, और एक जीरो ये आ जाएगा इंटू 6, कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 तो हमें क्या देना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ा है। और प्रिंसिपल जो देंगे हम वो कितना था, वो था 25,000, वो भी तो चुकाना पड़ेगा जितना हमने लिया है, 6,000 तो एक्स्ट्रा दिया है। तो टोटल कितना देना पड़ा है हमें वापस, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31,000, कितना थाउजेंड हो जाएगा 31,000। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In how many years will a sum of rupees 1,800 becomes इतना ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है और अमाउंट हो जा रही है वो 2,610। तो इसमें हमने कहा था अमाउंट किसके इक्वल था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के, जो फाइनली हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, उसमें प्रिंसिपल भी देंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी देंगे। अच्छा इस बार हमें क्या दे दिया, सम दिया है कि इतने का था, अब वो इतना हो चुका फाइनली, यानी कि अमाउंट दे दिया और शुरुआत में कितना था वो बता दिया। तो यहाँ से हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो 2,610 में से माइनस करेंगे 1,800 को, 001, और 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 और 8 16 होता है, तो 810 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 1 में से 1 गया 0। तो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका आपका 810। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि टाइम पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 810। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1800 है, यानी कि 1800। रेट कितना है इसमें 9%, टाइम हमको नहीं पता है, अपॉन में 100 है, इज इक्वल टू 810। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। अच्छा 18 इंटू 9 इंटू टी, 18 इंटू 9 इंटू टी, ये है हमारे पास इक्वल से पहले 18 इंटू 9 इंटू टी, ठीक है, इक्वल में है 810। तो टी कितना आ जाएगा 810, और ये 18 इंटू 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 9 9 91, तो ये 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 90 अपॉन 18 बचा, 18 5 का कितना होता है 90, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम्स चला गया, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 5 ईयर का। टाइम कितना आ चुका, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल पता था, रेट पता था, टाइम नहीं पता था, टाइम निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है, अमाउंट में से, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को घटा दिया, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम आ जाएगा। अब ये देखिएगा इसमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता क्या है बच्चे, पेरीमीटर होता है सभी बाउंड्रीज का सम, बाउंड्रीज की जो लेंथ है इनका सम। अच्छा ये बाउंड्रीज सभी देखिएगा, एक देख लेते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये 4 4 8 कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अच्छा एक 12 है, तो अगला भी तो ऐसे ही है, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि सभी ये एक चीज कितनी बनेगी 12 बनेगी, इतनी लेंथ 12, फिर 12, ऐसे ऐसे कितने हैं, एक पोर्शन यहाँ बन चुका है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी लेंथ 12 आएगी, इसकी भी 12 आएगी और इस वाले की भी 12 आएगी। तो 12 फोर जा कर लीजिए एक ही बार में, 12 फोर जा 48। तो ये आंसर। हालांकि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली ऐड कीजिएगा, 4 फिर 2 फिर 2 फिर 4 फिर 4 फिर 2 फिर 2, इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए एक को कंसिडर करेंगे, और सिमेट्रिकल शेप है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, इनकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक 6 राउंड। तो देखिएगा जो पिंकी है वो स्क्वायर की शेप, यानी कि स्क्वायर की शेप का फील्ड है, उस पर रन कर रही है। स्क्वायर की शेप की जो लेंथ है, यानी कि हर एक साइड है, वो कितनी है 50 मीटर है। और जबकि श्रुति है वो रन कर रही है अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड,
रेक्टेंगुलर फील्ड की तरफ रन कर रही है। इसकी जो लेंथ है वो 150 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 120 मीटर है। और ये सिर्फ 2 राउंड कवर कर रही है, इसके 2 राउंड। और पिंकी कितने राउंड कर रही है स्क्वायर शेप के 6 राउंड। ठीक है, अब ये पूछा है कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक लेंथ, ये वाली कंप्लीट लेंथ कैसे निकलेगी इसका, पेरीमीटर से, क्योंकि पेरीमीटर ही तो होता है बाउंड्री की लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे पहले। ये होता है 20 80, और ये कितना आ जाएगा 280। ये कितना आ जाएगा 80 टू 56, 560 मीटर आ जाएगी एक लेंथ में लेंथ। ठीक है, अब ये देखिएगा स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप में कितना आ जाएगा, एक लेंथ 50 है तो चारों लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा 4 × 50। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड। पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड। चलिए देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना था, यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड था। हमने इसका पेरीमीटर निकाल चुके हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चे कितना 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसकी जो पेरीमीटर आ जाएगी स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी 4 × 50, क्योंकि साइड 50 आते हैं 200 आ जाएगी। अब 6 राउंड में कितना लेंथ कवर करेगा, तो 6 × 200 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1200। अब ये रेक्टेंगल में कितने राउंड ले रहा था सिर्फ 2 राउंड, तो 2 राउंड में कितने कवर करेंगे 2 × 560 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 6 12 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 1120। कितना लेंथ कवर कर रहा है। अब ये बताएंगे 1120 ज्यादा है या 1200 ज्यादा है। आप कहेंगे 1200 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, तो ये 80 ज्यादा है इससे। 1200 में से 1120 घटा के देख लीजिएगा 80 आ जाएगा। और कौन ज्यादा कवर कर रहा है, रेक्टेंगल वाला या स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला। स्क्वायर की शेप पे कौन दौड़ रहा था स्क्वायर फील्ड पे, पिंकी। तो पिंकी कवर कर रही है ज्यादा डिस्टेंस, वो कवर मोर डिस्टेंस। तो आंसर आ जाएगा पिंकी। और कितना कवर कर रही है 80 मीटर ज्यादा कर रही है, तो ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। किससे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। देखिएगा सम कितना आ जाएगा 12 + 15 + 19 + k + 5। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि कितनी है 1 2 3 4 और 5, 5 है। अब एवरेज कितना है आंसर 13 है। तो 13 5 का कितना हो जाएगा 65। अब इनको सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, के और के मिलके कितना बन जाएगा 2k। और इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 और 5 20 20 और 19 कितना हो जाएगा 39 39 41 41 और 10 51, तो 51 + 2k। ठीक है, इधर माइनस में ले जाएंगे 65 माइनस 51 करेंगे कितना आ जाएगा 4 14 आ जाएगा। 2k = 14, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें क्या लिख दे रखा है 5 फ्रेंड्स हैं जिनका हमें क्या निकालना है एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे सभी का सम और डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। सभी के सम को 5 से डिवाइड कर देना है। तो सम निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 2 कैरी 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 5 21 21 और 4 25 255 है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब इसको 255 को किससे डिवाइड करना होगा? 5 से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। 5 5 25, 5 1 5। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे दे रखा है हमने, यहाँ से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताना है कि पहले रीड करना है और फिर बताना है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। दो अलग अलग लाइंस है, क्या वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती है? तो ये बात तो गलत है, एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, या हो सकता है एक पे भी कट ना करे। मोर देन टू लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, क्या ये बात सही है? एक पॉइंट से दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लाइन पास हो सकती है? तो बिल्कुल सही है, कितने भी पास हो सकती है एक ही पॉइंट से। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, x की वैल्यू दे रखी है 30, y की वैल्यू दे रखी है 120। आपको क्या निकालना है? x अपॉन y प्लस में 5। तो x की जगह पे 30 रख देंगे और y की जगह आप रखोगे 120 प्लस 5 कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ चुका? 1/4 प्लस 5। इसके नीचे 1 लिख लीजिएगा, एलसीएम लेके 4 आ जाएगा, 4 ये 1 आ जाएगा और इसकी इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर 1 1 जा 1, 5 4 जा 20। तो कितना रहेगा? 21/4। ठीक है, 21/4 आ चुका। अब हमें क्या करना था? +1 भी करना था। 21/4 +1 करेंगे, कितना रहेगा? ये कंप्लीट नहीं लिखा है क्या? चलिए देखिएगा, 21/4 करना है हमें। और अच्छा हाँ, ये 16 भी तो है। देखिए दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये यहाँ पे है 16, इधर है x/y प्लस में 5 प्लस में 1। अब देखिएगा 16 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 30 और y की वैल्यू है 120, प्लस में 5 है प्लस में 1 है। ये क्वेश्चन है, इससे ये कैंसिल, 3 4 12, तो ये 1/4 बचा। तो 16 इंटू 1/4 प्लस 5 प्लस में 1 है, तो ये 1/4। इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा? ये 4 5 से 20, 1 1 जा 1, 20 और 1 21 अपॉन में 4, प्लस में कितना है? 1 है, 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 84 प्लस 1 85 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, डेसिमल बताना है इसका 5/8 का। तो 5 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 8 8 7 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 जा 48, तो 6 तो आएगा ही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अभी आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट लगी हुई है 0, 8 2 जा 16, 4 बचा, और पॉइंट लगी हुई है दोबारा 0, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 0.625। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 21। तो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर कितना हो जाएगा? 13, फिर कितना हो जाएगा? 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें इनका सम बताना है। तो सम कितना हो जाएगा? देखिएगा, 1 और 9 10, और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 7 37, 3 कैरी 3 4 5 6 7, तो 77 इसका आंसर। ये सभी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट कुछ है। कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, क्या कंपोजिट नंबर सब हमेशा इवन होती है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं बच्चे जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो 2 के तो नहीं होते, इसके तो सिर्फ 1 और 2 ही होता है। तो 2 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड, क्या प्राइम नंबर्स हमेशा ओड होंगे? ऐसा तो नहीं है, 2 प्राइम नंबर भी है लेकिन इवन है। और ये याद रखने की बात है कि 2 एकमात्र ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, क्या ये बात सही है? 7 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इनका सम देख लेंगे। 12 प्राइम नंबर नहीं है, कैसा हो जाएगा? कंपोजिट, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कंपोजिट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट के तो प्रोडक्ट कंपोजिट ही होंगे, क्योंकि कंपोजिट में जैसे 4 ले लीजिएगा और 6 ले लीजिएगा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, जो इनका प्रोडक्ट बनेगा उसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो ये सही है, बाकी गलत है। लेकिन हमें ये पूछा था कौन से करेक्ट नहीं है, तो ए बी सी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आ जाएगा हमारा।
अब अगला देखिएगा, एक पार्टी है उसमें 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। वो क्या कर रहे हैं? 3 अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, जो कि उनको 450, 300 और इतने का पड़ा है। ठीक है। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रंस। और तीनों बच्चे ही, यानी कि जितने 30 बच्चे हैं वो सभी इक्वल कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। तो सबसे पहले पिज्जा के लिए देखिएगा, पिज्जा का कितना प्राइस लगा है यहाँ पे इन्हें? 450। और 450 किस तरह से लगा है? 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 0 से 0 डिवाइड करके देख लीजिएगा, 15 लगा होगा। 15 3 45 होता है ना, तो ये कंट्रीब्यूशन है। और ये क्या है? चिल्ड्रन है। तो पिज्जा के लिए तो हर एक बच्चे ने 15 दिया है। अगला देखिएगा, बर्गर, बर्गर के लिए 30 बच्चे हैं, यानी कि 30 बच्चे हैं और 300 रुपीज है। 300 रुपये का सामान आया है बर्गर के लिए सर। और हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 30 को इससे मल्टीप्लाई करें कि 300 बन जाए, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन है 10। नेक्स्ट देखिएगा, 270 कोल्ड ड्रिंक के लिए। कोल्ड ड्रिंक के लिए कितना है? 270, यानी कि 30 बच्चे हैं तो हर एक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा? 3 9 तो 9 का कंट्रीब्यूशन किया होगा। अब हमें क्या बताना है? कॉस्ट बतानी है ऑफ द आइटम गिवन टू ईच। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन। कॉस्ट ऑफ आइटम बतानी है, गिवन टू ईच चिल्ड्रन वाज, कॉस्ट बताएंगे। तो कॉस्ट कितनी कंट्रीब्यूशन करी है हर एक बच्चे ने? बताएं। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 34 हो जाएगा। इनकी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें इनके सम में से? पहले इनका सम भी लिख लीजिएगा, 3509 और 2165, इसका सम आ जाएगा 966 और 5। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें? मान लीजिए ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके हमारा आंसर ये आए। ठीक है ना, तो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो इधर ले आइएगा इसको। 5669 में से क्या माइनस कर रहे हैं? 4009 को माइनस करके देख लीजिए, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 1660 आ जाएगा। मिस्टेक हुई है क्या? देख लेते हैं दोबारा से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, इनका सम निकालना, 3509 और 2165 का। 3509 है, अच्छा 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, कैरी 1 6 और 1 7। ठीक है, तो 5679 में से, सॉरी 74 में से ये 4009 को हटा देना है। तो अब कैंसिल आउट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 4 में से 9 नहीं जा सकता, तो 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पे 6 बच चुका, तो 6 आ चुका। यहाँ पे 6 में से 0 गया, 6 आ चुका। ये आ जाएगा 1665, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है 199 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सी को देखिएगा, 1 होता है ये, और 10 होता है, 5 होता है ये वाला, 10 होता है ये वाला, और 150 होता है एल से, 100 होता है सी से, और डी एम। डी क्या होता है? 500, और एम क्या होता है? 1000। इस तरह से ध्यान रख लेना है। अब इसमें 200, 199 बनाना है, तो 200 के पास आएंगे। तो 200 के पास आने के लिए पहले हमने किया है 100, अब 99 बनाना है। देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 100 प्लस 90 प्लस 9। 199 को, 100 को लिख दिया सी, 90 को क्या लिखते हैं? 100 में से 10 कम कर देंगे। अगर लेफ्ट में छोटी वैल्यू है तो मतलब है कि इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है। 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90 बन चुका। अब 9 भी बनाना है हमें, तो 9 कैसे बनेगा? 10 में से 1 कम कर दीजिएगा, तो क्या बना? सी एक्स सी आई एक्स। तो सी एक्स सी आई एक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये तो है 21, ये कितना है? 15, 10 और 5 15। अगर ये छोटी वैल्यू बाद में है तो ये ऐड होता है, और छोटी वैल्यू पहले है तो ये सब्ट्रैक्ट होती है। माइनस कितना है आगे? 5 और 1 6, 6 माइनस है। अच्छा, ये माइनस है ना, 15 और 6 21, 21 में से 21 हटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बच जाएगा। अब ये देख लेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। MCL XXIII, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 73, हरीश ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। जो हरीश ड्राइव कर रहा है अपनी कार को किस स्पीड से कर रहा है, स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर के लिए। अब हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 12 किलोमीटर, अब कितना टाइम लगेगा उसको ये बताना है और मिनट में बताना है। तो पहले लिखेंगे स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ड्राइव जो कार को स्पीड है ड्राइव करने की वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे दी, तो स्पीड से तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिस्टेंस कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव, ऊपर लिख दिया हमने क्या, डिस्टेंस। ये कितना आ चुका, 12 आ चुका। तो ये टाइम किस में आ जाएगा, हावर में आ जाएगा। ठीक है, अब हावर को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, मिनट में। क्योंकि देखिएगा किलोमीटर पर हावर है, तो किलोमीटर पर हावर है, ठीक है ना, और स्पीड किस में है, किलोमीटर पर हावर में, और डिस्टेंस है किलोमीटर में। किलोमीटर से किलोमीटर तो हट जाएगा, लेकिन टाइम किस में आ जाएगा, हावर में आ जाएगा। तो हावर में आंसर आ चुका है, लेकिन हमें टाइम तो चाहिए मिनट में। तो मिनट में करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 हावर में 60 मिनट होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 मिनट आ जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमन Raman covered a distance of 24 km in 40 minutes, and if he increase his speed by 4 km per hour, then how much time will he take to cover the same distance? ठीक है, इजी है क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि जो रमन है वो कवर कर रहा है एक सर्टेन दूरी को, ठीक है, तो वो लिखिएगा स्पीड 1 लिखिएगा सबसे पहले, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर है, और टाइम कितना है इसमें दे रखा है, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 40 अपॉन में 60 आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो स्पीड 1 आ चुकी। अच्छा, जब हम इसको अपॉन में सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 60 ऊपर चला जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, तो स्पीड 1 तो ये आ चुकी। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अब उसने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिएगा उसमें कितना टाइम लगेगा ये बताना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना था, अभी भी 24 है, और स्पीड कितनी हो चुकी, बताए, स्पीड हो चुकी है हमारी 40। तो ये टाइम किस में आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में है, देखिएगा डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आ चुका है आवर में, लेकिन हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो मिनट में निकालने के लिए हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा आंसर, 36 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, अभी तक हमने जितने भी किए हैं अच्छे से किए हैं, समझ के किए हैं, आप उनको 2-3 बार ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम। अमृता कहाँ पे गई है, मार्केट में गई है, इस चीज के लिए, कुछ स्टेशनरी आइटम परचेज करने के लिए अपने सन के लिए, ठीक है। सी कैरिड 500 रुपीज विद हर, ठीक है। अब 500 रुपीज तो थे उनके पास, अब उन्होंने क्या कर दिया, इतने तो पे किए हैं नोटबुक के लिए, एक तो यहाँ पे खत्म हो चुके नोटबुक में, और इतने रुपीस करे हैं किसमें, पेन में खर्च, और इतने रुपीस करे हैं खर्च किसमें, इरेजर में, और इतने रुपीस किए हैं बॉक्स ऑफ कलर बॉक्स खरीदने में, और इतने रुपीस ज्योमेट्रिक बॉक्स खरीदने में। तो उनके पास कितने रुपीस बचेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी खर्च को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिए, और उसे टोटल जितने रुपीस उसमें से घटा लीजिएगा। देखिएगा खर्चा पहले ये हुआ है नोटबुक के लिए, फिर पेन के लिए कितना हुआ है 30.50, पॉइंट से पॉइंट मैच करा के ही ऐड करना है, बात ध्यान रखना है। और 3.75 इरेजर के लिए हुआ है खर्च, ठीक है। फिर अगला देखेगा 48 रुपीज किसके लिए खर्च हुआ है, कलर बॉक्स के लिए, और 142 यहाँ पे लिख लेते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के लिए। हमें तो ऐड ही करना था ना, कहीं भी लिख लीजिए इसको, 0.00 मान लीजिएगा इसको भी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लीजिएगा ताकि ऐड करने में इजी रहे। तो
यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। अब यहाँ पे कितना बचेगा 5 5 10 और 7 17 कैरी 1 8 9 10 11 11 और 5 कितना आ जाएगा 16 और 1 17 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 कैरी 1 4 और 3 7 और 1 8 8 और 3 11 11 और 4 15 कैरी 1 1 2 और 3 तो 359.75 आ जाएगा। अब ये तो खर्चा है इतना। अब टोटल थे हमारे पास 500 500 को 500.00 लिख सकते हैं। अब 359.75 खर्च हो गए तो बचे हुए कितने हैं, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। तो यहाँ पे 100 में से चला जाएगा 25 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 बचा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 140.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो खर्चा है और ये कितना था 500 हमारे पास टोटल था, तो जितना बचा है वो हमने निकाल चुके हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अपने कमेंट्स को जरूर दीजिएगा, और अगर आपको सभी ईयर्स के पेपर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बस एक बार आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में तभी मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं मिल पाएंगे बेटा। इसलिए आप बताइएगा आपको जरूरत है तो हम प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन थे हमने जो किए हैं, इनको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो सभी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा।